एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। इसके दो वीडियोस पिछले पढ़ चुके हैं। एक में इसका अर्थ बताया गया, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ बताया गया है। दूसरे में शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा बताई गई है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग इसकी परिभाषा दी है, तो सारी चीज़ें उसमें स्पष्ट कराई गई हैं। तो अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा तो पहले जाके आप उसको देखिए, फिर आइए। आज हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के बारे में, तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत जिन विषयों का अध्ययन किया जाता है वही शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र कहा जाता है। तो मतलब जिन जिन चीज़ों का शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं, जिन जिन चीज़ों को पढ़ेंगे वही क्या होता है, उसका क्षेत्र कहलाता है। क्रो एंड क्रो ने इस संबंध में लिखा है कि शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध सीखने को प्रभावित करने वाली दशाओं से है। मतलब क्रो एंड क्रो जी ने इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से अपने बताया। उन्होंने क्या कहा है कि विषय सामग्री का संबंध, मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध किससे है? सीखने को प्रभावित करने वाली दशाओं से है। मतलब जैसे आप कहीं पे भी सीखने जाते हैं, कोई बच्चा स्कूल जाता है तो कुछ ना कुछ सीखने जाता है, तो वो किस तरीके, उसमें जो दशाएं होती हैं, जैसे समझो कोई बच्चा गया स्कूल, ठीक है, अब वहाँ पे वो बैठा, अब वहाँ पे टीचर किस तरीके से पढ़ा रहा है, बच्चा किस तरीके से उस चीज़ को कवर कर पा रहा है, समझ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है, तो इन चीज़ों का जो अध्ययन होता है, मतलब कैसे एक टीचर एक बच्चे को पढ़ाएगा और एक बच्चा किस तरीके से उसका अनुसरण करेगा, इस चीज़ का अध्ययन ही क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान के सामग्री के मतलब क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है। ये किसने कहा? ये क्रो एंड क्रो जी ने कहा है। ठीक है, चलिए बात करें तो शिक्षा मनोवैज्ञानिक में निम्नलिखित विषयों का अध्ययन किया जाता है। कौन कौन से? पहला यहाँ पे आ गया आपका क्या? बालक के वंशानुक्रम एवं वातावरण का अध्ययन। मतलब जब कोई बालक अपने घर से, अभी 3 साल 4 साल तक तो बच्चा कहीं जाता नहीं है, 3 साल या 4 साल के बाद पीजी, यूकेजी, एलकेजी जिसमें भी नाम लिखा हो 1-2, वो उसमें जाता है। तो अभी जो उससे पहले, मतलब पढ़ने जाने से, स्कूल जाने से पहले उसका वातावरण कैसा था, या उसके वंशानुक्रम के अनुसार उसको सिखाया क्या गया। बहुत लोग अपने बेटे को कहते हैं बेटा बोलो डैडी, बोलो मम्मी, और बहुत लोग कहते हैं बोलो बेटा पापा, और बहुत लोग कहते हैं बोलो बेटा पप्पा। तो मतलब सभी लोग अलग अलग से, या बहुत लोग होते हैं सीधा नाम लेकर बुलवाते हैं। तो इन सब तरीकों से उसका जो वातावरण होता है, जो उसका वंशानुक्रम का, जो बालक का वंशानुक्रम होता है, जिस तरीके से उसको सिखाया जाता है किससे कैसे मतलब बात करनी है, कहाँ पे क्या करना है, तो ये सारी चीज़ें जो अध्ययन, इसका जब अध्ययन हम लोग करते हैं वो उसी के अंतर्गत आता है। तो बालक के वंशानुक्रम एवं वातावरण का अध्ययन, ये भी किसके अंतर्गत आता है? शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। पॉइंट नंबर 2 कह रहा है बालक की रुचियों एवं अरुचियों का अध्ययन। फिर बालक जब स्कूल में गया तो उसका पहले हम लोगों ने क्या किया? वातावरण और फिर वंशानुक्रम का अध्ययन किया, जिससे हमें समझ में आ गया कि हाँ, इसके घर में जो है इन सब मुद्दों पे बात हुई थी और ये सारी चीज़ें क्या की गई हैं, उसको सिखाई गई हैं। ठीक है, तो ये वातावरण और उसके वंशानुक्रम के अंतर्गत आ गया। अब बालक की रुचि की पता की जाएगी कि बालक की रुचि किस में है। जैसे वो 4 साल 5 साल रह के उसको समझ में आ गया होगा ना, मतलब उसको समझ में अभी 4-5 साल बच्चे को क्या आएगा, लेकिन फिर भी बालक कुछ ना कुछ किसी न किसी क्षेत्र में वो रुचि लेता जरूर है। तो उसके पहले रुचि और अरुचियों के बारे में, किसमें उसका, जैसे कुछ बालक होते हैं उनको खेलना पसंद होता है, कुछ लोग होते हैं जिनको आराम से सोना पसंद होता है, कुछ बालक होते हैं खेलने में भी कई तरीके से होता है, कुछ को क्या मतलब जैसे बैट बॉल टाइप से इंटरेस्ट होता है। ठीक है, किससे? बैट बॉल से इंटरेस्ट होता है। और कुछ बच्चों को जो होता है उनको चलने वाले खिलौने से, वो रिमोट कंट्रोल गाड़ियों से, इन चीज़ों में इंटरेस्ट होता है। कुछ बच्चे होते हैं जो खुद चल के अपना कूदना टहलना और ये सब पसंद करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं केवल बैठ बैठ के खेलना पसंद करते हैं। तो इस तरीके से उसकी रुचियों और अनुरुचियों का अध्ययन भी क्या आता है? शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। हालांकि रुचि अनुरुचि जो होती है ये अभी छोटे बालकों के लिए नहीं, जब वो कम से कम 6 क्लास से, क्लास 6 से जब ऊपर चले जाते हैं तब उनकी रुचि और अरुचि के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उससे पहले बालक की क्या पता रुचि किसमें है किसमें नहीं। उसने कहीं पे कोई चीज़, खाने वाली अच्छी चीज़ देख ली, मानो उसकी रुचि उसमें हो गई। उसने कोई अच्छा सा खिलौना देख लिया, रुचि उसमें हो गई। तो छोटे बच्चों की अभी यहाँ पे बात नहीं की जा रही, बात यहाँ पे की जा रही है बड़े बच्चों की। ठीक है, जैसे जो 6 क्लास से ऊपर चले जाते हैं। तीसरा पॉइंट, बालक की मूल प्रवृत्तियों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। तो बालक की मूल प्रवृत्ति मतलब बालक के अंदर से जो जन्मजात आई है, मतलब मूल प्रवृत्ति को, हर बालक की अपनी मूल प्रवृत्ति होती है। जैसे एक तरीके से समझ लो कि उसका बिहेवियर कैसा है। एक तरीके से कुछ बालक होते हैं हर चीज़ को मजाक में ले लेते हैं, हर बात को क्या लेते हैं? मजाक में ले लेते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता
अच्छा जैसे किसी को अभी कुछ बालक लड़के होते हैं, जैसे उनसे कहो अच्छा भाई वो मर गए, हाँ सही में क्या मर गए, तो इस तरीके से। और कुछ होते हैं जैसे उनको कहो अच्छा सही में, एकदम मतलब सीरियस हो जाते हैं। तो इन सब टाइप के बच्चे होते हैं, उनकी मूल प्रवृत्तियों का क्या किया जाता है इसके अंतर्गत मेरे प्यारे दोस्त, अध्ययन किया जाता है। चौथा पॉइंट जो आपका है वो कह रहा है बालक के विकास के विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। अब बालक का विकास किन किन अवस्थाओं में किस किस तरीके से लेके शैशव अवस्था से लेकर के और जब तक वो क्या ये आपका शैशव अवस्था, बाल अवस्था, उसके बाद फिर किशोर अवस्था, ये सारी अवस्थाएं जो होती हैं इन सभी का अध्ययन भी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये सारी क्लासें आपके अगले क्लास में आएगा, जबकि हालांकि हम यही सोच रहे हैं कि इस बार कवर करें कि बालक की अवस्थाओं के बारे में कवर किया जाए धीरे धीरे करके, कि बालक किस अवस्था में किस चीज़ को और क्या क्या चीज़ किस अनुसार उसको कैसे पढ़ाई जाती, कैसे बताई जाती, इन सारी चीज़ों के बारे में अगला वीडियो आपका जरूर पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा शास्त्र से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ, मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित जितनी जानकारियाँ होंगी आपको यहाँ पे उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर जो आपका 5 है ये कह रहा है बालक की व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। अब एक बालक दूसरे बालक से किस प्रकार भिन्न है इस चीज का भी क्या अध्ययन किया जाता है। हर बालक एक तरीके से तो हो नहीं सकता। समझो, अभी आप किसी स्कूल में जाओ, छोटे बड़े कहीं भी जाओ, तो वहाँ पे कोई बालक होगा जिसको पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, कोई बालक होगा जिसको खेलना काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा, और कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनको किसी से मतलब नहीं रहता, वो अपने किनारे बैठे रहते हैं, अपना काम करते हैं। कुछ बालक होते हैं उनको हर काम में टांग अड़ाना होता है, कोई हो रहा है। कुछ बालक होते हैं डेली मारे जाते हैं, कुछ बालक नहीं मारे जाते हैं, बेचारे चुपचाप बैठे रहते हैं। तो इस तरीके से क्या हर बालक की जो व्यक्तिगत भिन्नता होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, कोई बालक याद करने में विश्वास रखता है तो कोई बालक समझने में विश्वास रखता है। तो इस प्रकार से हम मतलब क्या करते हैं, उनकी व्यक्तिगत जो भिन्नताएं होती हैं उन चीज़ों को क्या पढ़ते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। किसके अंतर्गत, तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत। ठीक है, चलो बात करें 6 नंबर पॉइंट की, तो 6 नंबर पॉइंट आपका जो कह रहा है प्रतिभा संपन्न, देखिए प्रतिभा संपन्न बालक, पिछड़े एवं विकलांग बालकों का अध्ययन। अभी आप समझो प्रतिभा संपन्न मतलब क्या, ऐसे बालक जो ऑलराउंडर होते हैं। जैसे आप मैच खेलते होंगे या मैच देखते होंगे या फिर किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, उसमें कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनको बॉलिंग दे दो बढ़िया कर रहे हैं मस्त, बैटिंग दे दो और बढ़िया कर रहे हैं, उसके बाद फील्डिंग में लगा दो, फील्डिंग भी ज़बरदस्त कर रहे हैं, तो कीपिंग भी अच्छा कर ले रहे हैं। तो ये सारे बालक होते हैं, ये क्या होते हैं, प्रतिभा संपन्न बालक होते हैं। इनको किसी भी क्षेत्र में कहीं पे भी कुदा दो, एक सामान्य तरीके से वो सब कुछ थोड़ा बहुत करके कर लेते हैं। ठीक है, कुछ बालक होते हैं पिछड़े, वो बेचारे उनको सीखना पड़ता है। कुछ बालक क्या होते हैं पिछड़े, वो सामान्य बालकों से क्या होते हैं, थोड़ा पीछे होते हैं। जैसे सामान्य बालक कोई चीज़ एक बार में समझ जाएगा, तो ये बेचारे पिछड़े बालक 2 से या 3 बार में सीख पाएंगे। तो इन सारी बातों का अध्ययन हम आगे चल के करेंगे, क्योंकि ये पूरा जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसी के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। अभी अवस्था वाइज अध्ययन करेंगे कि बालक के किस अवस्था में किस चीज़ को सिखाया जाता है, कैसे किया जाता है। उसी तरीके से बात करें विकलांग बालक, तो कुछ बेचारे जैसे होते हैं विकलांग बालक होते हैं जिनको विकलांग अब नहीं शायद दिव्यांग के नाम से संबोधित किया जाता है। ठीक है, तो वो जो बालक होते हैं, कुछ लोग होते हैं जैसे देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते या चल नहीं सकते, सामान्य बच्चों की तरह खेल कूद नहीं सकते, या सामान्य बच्चों की तरह उनके मस्तिष्क काम नहीं करते हैं। तो इन सब तरीके के जो बालक होते हैं इनका क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। जैसे प्रतिभा संपन्न बालक और पिछड़े बालक और विकलांग बालक, तीनों को एक जगह पर बिठा कर अगर शिक्षा दी जाए तो जरूरी नहीं कि एक बार में सभी समझ जाएं। ठीक है, हो सकता है आप दोबारा सिखाएं तो हो सकता है 2 लोग समझ जाएं लेकिन तीसरा ना समझ पाए। तो इससे जब बार बार कोई चीज़ होती है तो इन सभी चीज़ों का हमें क्या करना पड़ता है मेरे प्यारे दोस्त, शिक्षा मनोविज्ञान में क्या करना पड़ता है, इन चीज़ों का हमें अध्ययन करना पड़ता है। पॉइंट नंबर 7 कह रहा है सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन। मतलब अब हमें सिखाना किस प्रकार से है, बालक को सीखना किस प्रकार से, इन चीज़ों का भी अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत। ठीक है, तो क्या सीखने की प्रक्रिया का सीखने की क्रियाओं का अध्ययन, कौन सा बालक किस प्रकार से कौन सी चीज़ किस तरीके से सिखाना है, किस तरीके से बालक इस चीज़ को कैच कर पा रहा है, किस तरीके से उस चीज़ को समझ पा रहा है, इन चीज़ों का भी अध्ययन किसके अंतर्गत हम लोग कहते हैं, तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। ये सारी पॉइंट जो हैं आपकी, अब समझ लो एक एक चैप्टर के नाम पे आने वाली हैं, एक एक चैप्टर के नाम पे एक एक पॉइंट आएगा आपके, तो उसको हम लोग काफ़ी अच्छे से समझेंगे। पॉइंट नंबर 8 आपका कह रहा है बुद्धि, व्यक्तित्व तथा वैयक्तिक भिन्नता का अध्ययन।
अब कुछ बालक की बुद्धि जो होती है अलग होती है, कुछ तीव्र बुद्धि के होते हैं, कुछ मंद बुद्धि के होते हैं, कुछ सामान्य बुद्धि के होते हैं। तीव्र बुद्धि के बालक, इनको हल्का सा हिंट मिला कोई चीज समझ गए। सामान्य बुद्धि, उनको एक क्वेश्चन बताओ दूसरा क्वेश्चन कर लेंगे। मंद बुद्धि, उनको बेचारों को एक क्वेश्चन 2 से 3 बार बताना पड़ता है। तो ये क्या होता है, इस तरीके से हम इसमें बुद्धि का भी देखते हैं, व्यक्तित्व तो देखते हैं कि कौन सा बालक किस तरीके से, उसकी पर्सनालिटी कैसी है। मतलब पर्सनालिटी के अंतर्गत बॉडी ही नहीं आती है, ठीक है, उसमें उसका एटीट्यूड कैसा है। एटीट्यूड भी अब आजकल के लोग काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके से लेते हैं, वो एटीट्यूड नहीं होता है। एटीट्यूड का मतलब कि कौन सा बालक किस तरीके से, जैसे किसी चीज़ को देखने के बाद अगर तुम्हें खुशी हो जा रही, मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड है, और किसी चीज़ को देखने के बाद अरे यार क्या आ गया सामने, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है, ये नेगेटिव एटीट्यूड हो जाता है। तो ऐसे इसी तरीके से क्या बालक का व्यक्तिगत वो व्यक्तित्व, उसके बाद व्यक्तिक भिन्नता का अध्ययन भी किया जाता है। एक बालक दूसरे बालक से किस प्रकार अलग है, ये चीज़ का भी क्या किया जाता है, इसी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। बात करें 9 नंबर, तो क्या शिक्षण विधियों का भी अध्ययन किया जाता है। अब शिक्षण विधियाँ, जैसे कई प्रकार से शिक्षण विधियाँ होती हैं, शिक्षण विधियों के ऊपर एक पूरा चैप्टर ही बना है, उसके बारे में भी हम आगे चल के काफ़ी बृहद रूप में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, उस चीज़ को जानने का प्रयत्न करेंगे। तो शिक्षण विधियों में भी क्या होता है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षण विधियाँ भी पढ़नी पड़ती हैं कि कैसे किस शिक्षण विधि से किस चीज़ को समझाया जाए। चौथा नंबर चौथा कर रहे हैं, 10th नंबर जो है, 10वां नंबर है, वो बता रहा है कि अपराधी बालकों की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे कुछ बालक होते हैं, अभी मान लो कोई बालक है हल्का मोटा है, छोटा है, या कोई काफ़ी ज़्यादा लंबा है, या कोई काफ़ी ज़्यादा दुबला है, तो क्या होता है कि बालक जो होते हैं कुछ उसमें सही होते हैं, कुछ हल्का थोड़े डिफेक्टेड टाइप के होते हैं। तो जो सही बालक होते हैं, जैसे जो सामान्य रूप से ठीक है, बॉडी में अच्छा है, बोलचाल में अच्छा, सब कुछ अच्छा है, तो वो क्या करने लगते हैं, जैसे कोई अगर बालक मोटा है तो उसको मोटा मोटा कह के बुलाने लगते हैं, कोई बालक पतला है उसे पतलू, कोई लंबा है लंबू, छोटा है छोटू, तो इस तरीके से क्या करने लगते हैं, एक दूसरे को चिढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। और जब चिढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, उनको परेशान करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उनके मन में हीन भावना पैदा होने लगती है कि अरे यार, मतलब क्यों ऐसा हो गया, मैं क्यों पतला हूँ, क्यों मैं लंबा हूँ, क्यों छोटा हूँ, क्यों मोटा हूँ। तो जब हीन भावनाएं उत्पन्न होने लगती हैं, तो क्या होती, दोनों में क्या बात विवाद का कारण बन जाता है। और जब यही कारण एक बड़ा रूप ले लेता है, तो वही क्या हो जाता है, अपराध का रूप धारण कर लेता है। तो अपराधी बालकों की समस्याओं का अध्ययन, मतलब वो किस चीज़ से इरिटेट होते हैं, कब ये कब ये गलत तरीके से बिहेवियर करने लगते हैं, किस बात को लेकर ये परेशान होते हैं, तो इन सारी चीज़ों का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। कब, अपराधी बालकों की समस्याओं का अध्ययन करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 11 जो कह रहा अनुशासन संबंधी समस्याओं का अध्ययन। अब अनुशासन संबंधी समस्याओं का अध्ययन मतलब बालक को किस अवस्था में कब मारना है, किस अवस्था में, शैशव अवस्था में उसको नहीं छूना है, ठीक है, बाल्य अवस्था में नहीं, किशोर अवस्था में हाँ थोड़ा बहुत मतलब चलता है। तो इस सब तरीकों से हम देखते हैं कि अनुशासन संबंधित समस्याएं कब बालक को किस उम्र में किस तरीके का दंड दिया जाए, ताकि उसके ऊपर कोई मानसिक दबाव या मानसिक प्रभाव न पड़े। काफ़ी ज़्यादा बच्चे होते हैं, जैसे कुछ लोग पढ़ रहे होते हैं बेचारे, उनकी मंद बुद्धि के बालक होते हैं, लेकिन टीचर क्या करते हैं, उनको मारना स्टार्ट कर देते हैं, पढ़ो पढ़ो, तुम याद करो, तुम इनके साथ हो सकते हो। भाई वो नहीं कवर कर पा रहे हैं उस चीज़ को, क्योंकि वो क्या थोड़े बुद्धि में क्या है, हल्के पिछड़े प्रवृत्ति के बालक हैं। तो उनको उस तरीके से मार के थोड़ी ना किसी चीज को आगे लिया जा सकता है। अब गधे को कितना मारो, तुम कहो बनो घोड़ा बनो घोड़ा, घोड़ा थोड़ी ना बन पाएगा, है तो गधा ही। मीन्स मेरा मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, एक उदाहरण देख रहे हैं, ठीक है। या फिर आप किसी तरीके से कह सकते हो कि बिल्ली को मारना स्टार्ट कर दो, कहो तुम बनो शेर, तुम बनो चीता, तुम बनो, अरे कैसे बनेगा भाई, जो जैसा वैसा ही तो रहेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, थोड़ी अलग से मेहनत करनी पड़ती, मारा नहीं जाता है। और जब बच्चे मारे जाने लगते हैं, जो जैसे कुछ बुद्धि से हल्के पिछड़े होते हैं या मंद बुद्धि के बालक होते हैं, उनको जब लोग मारना स्टार्ट करते हैं, तुम भी पढ़ो तुम भी पढ़ो, तो वो तुम्हारे पड़ोसी वाला वो पढ़ लेता है, वो ज़्यादा तुमसे अच्छा नंबर ला रहा है। तो ये सारी चीज़ें जब होने लगती हैं, तो मेरे प्यारे दोस्त, बालक क्या हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, वो अपनी पढ़ाई को फिर त्यागना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि यार हम इस चीज़ के लिए बने ही नहीं हैं, फिर वो क्या कर देते हैं, उस क्षेत्र को छोड़ देते हैं। हालांकि अगर उस पर मेहनत की जाए, उनकी कमियों को देखा जाए थोड़ा बहुत, और उनके लिए मेहनत किया जाए, तो वो भी उस क्षेत्र में क्या हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये भी देखना पड़ता है कि
किस तरीके से, किस जगह पे, किस अवस्था में कौन से प्रकार के अनुशासन का प्रयोग किया जाए, कौन से दंड का प्रयोग किया जाए, तो इन सभी चीज़ों का अध्ययन भी हम कहाँ पे करते हैं, तो शिक्षा मनोविज्ञान में करते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे अगला दिया हुआ है कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र को हम स्किनर के शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वे सब ज्ञान और विधियां सम्मिलित हैं जो सीखने की प्रक्रिया से अधिक अच्छी प्रकार समझने और अधिक कुशल से निर्देश करने के लिए आवश्यक हैं। मतलब आपके जो स्किनर महोदय हैं उन्होंने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वो सारे ज्ञान आते हैं, ज्ञान और विधियां आ जाती हैं, वो सारी ज्ञान और विधियां आ जाती हैं जो सीखने की प्रक्रिया से अधिक अच्छी, मतलब बालक तो सिखाया जा सकता है, कोई भी आदमी किसी बालक को समझा सकता है, लेकिन उसका तरीका अलग होता है। अब जैसे अभी आप अगर हमारे हिसाब से अगर आप तैयारी कर रहे होंगे या फिर आपने बीएड वोड कर रखा होगा तो आपको यहाँ पे अब पढ़ना पड़ेगा, बाल विकास पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं इसको क्यों पढ़ाया जाता है, क्योंकि वो बालक की भावनाओं को समझ सकें और ये देख सकें कि वो बालक कितना कुशल है, कितना नहीं है, उसी अनुसार वो अपना कार्य करें। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि सीखने की प्रक्रिया से अधिक अच्छी प्रकार से समझने और अधिक कुशलता से निर्देश देने के लिए आवश्यक हैं। मतलब किस जो इसके अंतर्गत वो सारी चीज़ें आती हैं कि जैसे कोई चीज़ सीखने की कौन सी प्रक्रिया सबसे अच्छी होगी और किसी चीज़ को किस प्रकार से निर्देश इशारा किया जाए कि वो उस चीज़ को समझ जाए। हर चीज़ जैसे अभी समझ लो कोई आदमी जो है वो कानों से सुन नहीं पा रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि जिस लैंग्वेज में आप बताने का हाथों से अपने प्रयास कर रहे हो, जिस तरीके से इशारा कर रहे हो सकता है वो दूसरा कुछ समझ रहा हो है। तो इस चीज़ें से तो हमें इन चीज़ों को क्या करना पड़ता है, इन चीज़ों का अध्ययन करना पड़ता है। और ये अध्ययन जो है किसके अंतर्गत आता है, तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। तो आई होप शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के बारे में आपकी सारी जो हैं जो दिक्कतें थी वो सारी दूर हो चुकी होंगी। तो अगर वीडियो मेरे प्यारे दोस्त पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दो। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। शिक्षा शास्त्र मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान से जुड़ी हर चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। और मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।